हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राहुल बंसोड़ और हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत ही स्वागत है। इस बैच में हम प्रीवियस ईयर एमटीएस के पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बिना वक्त जाया किए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है u प्लस वी 80, u माइनस वी रेशो दिया है 5:3 एंड u माइनस वी का मान ज्ञात करना है ना, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो u और v का रेशो अवेलेबल है 5:3। देखिए दोनों का एडिशन दिया है 80, तो हम बोल सकते हैं 5 और 3 टोटल कितने पार्ट हो गए, 8 पार्ट। 8 पार्ट का वैल्यू दिया है 80 और फाइंड करना है u माइनस वी। तो देखिए दोनों पार्ट का डिफरेंस कितना होगा, 5 और 3 का डिफरेंस 2, तो 2 पार्ट का वैल्यू कितना होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हो जाएगा 8 इंटू एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 80 इंटू 2, है ना। ये 8 का डबल 10 टाइम्स, तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया 20, तो करेक्ट आंसर है 20। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए इस पेपर से डिस्कशन के टाइम पे मैं आपको बहुत से शॉर्टकट्स बताऊंगा, किस तरीके से क्वेश्चंस में डिजिट सम का अप्लाई करना है वो भी हम सीखेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए लिखा हुआ है a का वैल्यू दिया है 3/4 एंड 9/16 का HCF है ना, महत्तम समानवर्तक निकालना है। और सेकंड कोई टर्म दी है जिसका हमें LCM निकालना है, फिर बाद में हमें a प्लस बी का वैल्यू फाइंड करना है, a प्लस बी कितना होगा। तो देखते हैं ए जो दिया है इसका हमें HCF निकालना है। तो HCF जब भी अपॉन में होता है ना, तो HCF का फॉर्मूला होता है, जब भी अपॉन में टर्म्स अवेलेबल रही तो HCF का एक फॉर्मूला लगता है जो कि है HCF अपॉन LCM। और जब आपको LCM निकालने के लिए कहा जाता है तो LCM का फॉर्मूला हो जाता है LCM अपॉन HCF। एक्सटेंडेड में ऐसा लिखते हैं कि HCF ऑफ न्यूमरेटर अपॉन LCM ऑफ डिनोमिनेटर, है ना। जब LCM कैलकुलेट कहा जाएगा तो फॉर्मूला हो जाएगा LCM ऑफ न्यूमरेटर अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर, है ना। तो देखते हैं, पहला a का वैल्यू अवेलेबल है हमारे पास 3/4 और 9/16। तो मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे 4 है यहाँ 16 है, तो अगर इसे 4 और 4 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो मेरा बेस सेम हो जाएगा। a का वैल्यू हो जाएगा मेरा 12/16 एंड हो जाएगा 9/16। मुझे इसका निकालना है HCF। तो HCF कैसे निकलेगा, देखिए HCF कैसे निकलेगा, तो HCF निकालने के लिए हमें निकालना होगा HCF ऑफ न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर का 12 और 9 का कोई ऐसा HCF मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसी वैल्यू देखनी होती है जो दोनों को डिवाइड कर सके इजीली। तो 9 और 12 में ऐसा कौन सा वैल्यू है जो दोनों को इजीली डिवाइड कर सकता है। तो आप बोलोगे 3 है ना, 3 का टेबल 9 में भी जा रहा, 3 का टेबल 12 में भी जा रहा, है ना। 4 5 6 और कुछ तो नहीं हो पाएगा। नीचे देखिए बेस सेम था 16, तो 16 एक ही बार लिख लो, है ना, क्योंकि बेस सेम है तो उसका एलसीएफ निकालिए या एलसीएम निकालिए, दोनों तो सेम ही रहेगा। तो एचसीएफ का वैल्यू निकल गया, इट मीन्स हमारे पास ए का वैल्यू निकल गया। अब देखिए बी के लिए दिया हुआ है हमारे पास 16/5, है ना, 4/25। तो इधर भी मैं 5 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो मेरा बेस सेम हो जाएगा, है ना। कितना आएगा, 16 पंचे कितना हो जाएगा 80, डिवाइड में कितना है 25, और ये भी हो जाएगा 4/25। इसका निकालना है हमें LCM। तो LCM कैसे निकाले हम लोग, बेस तो सेम है, बेस तो रहने दो 25 एज इट इज, है ना, क्योंकि LCM HCF कुछ भी निकालिएगा दोनों 25 ही आएगा। अब 80 और 4 में LCM निकालना है, तो लिस्ट कॉमन मेथड, है ना, जैसे मैं मेरी क्लासेस में बताता हूँ, नाम कुछ और है और काम कुछ और है ना। लिस्ट बोला जाता है लेकिन इसके आंसर्स होते बड़े होते हैं। तो 80 और 4 में से देखिए बड़ा सा बड़ा वैल्यू जो 80 है, जिसमें 80 का टेबल चल जाएगा। अच्छा 80 में 4 का टेबल भी आता है तो ऊपर आ जाएगा एलसीएम 80। ठीक है, अब देखिए एलसीएम भी मिल गया, एचसीएफ भी मिल गया, बट स्टिल आंसर नहीं निकला है। उसने तो कहा है हमें a प्लस बी निकालो, तो हम क्या करेंगे 3/16 प्लस 80/25। अब मैं ऐसे क्वेश्चंस में सॉल्व करने से अच्छा डिजिट सम लगाना ज्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि देखिए ये 3 तो एज इट इज है ना, 6 और 1 7 हो जाएगा, है ना। चलिए प्लस इधर हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा डिजिट सम इसका 7 हो जाएगा, 5 और 2। अच्छा डिजिट सम क्या होता है नहीं पता तो मैंने एक वीडियो बना के रखा है डिजिट सम का, आप उसे देख सकते हैं। 8 9 10 11, है ना, बेस तो सेम है तो 11/7 आ गया, मतलब ये हो जाएगा 2/7, है ना, 2/7। अब डिजिट सम में क्या होता है, नीचे 7 रहा तो उसे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 4 से, है ना। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना आएगा 7 चौक 28, 28 बोले तो 28 मतलब 28, 28 मतलब कितना हो जाएगा डिजिट सम 1 हो जाएगा, ऊपर कितना आएगा 4 2 8, मतलब डिजिट सम जो आना चाहिए वो 8 आना चाहिए। अब ऑप्शन में देखते हैं डिजिट सम, देखिए ये तो आएगा नीचे में 8 और 1 9, 9 में डिजिट सम लगता ही नहीं है तो इसको स्किप ही कर दो, तो आंसर हो ही नहीं पाएगा। 3 और 2 5 हो जाएगा, तो ये हो रहा है 7/5। नीचे 5 रहा तो 2 से गुना करना पड़ता है, 2 से गुना करोगे तो कितना आएगा 7 2 14, 14 का डिजिट सम हो जाएगा 5, जो कि नहीं चलेगा।
आते हैं नीचे, देखिए इसमें कितना आएगा, तो देखिए डिजिट सम में क्या करना होता है कि जहां 7 और 9 बनता हुआ दिखे, है ना, जहां पे भी 9 बनता हुआ दिखे तो उसे काट दीजिए, तो ये 9 बनता हुआ कट गया, 7 और 2 9 बनता हुआ दिखा, 1/8 आ गया। अब अपॉन में 8 रहा तो इसे 8 से ही गुना करना होता है, ऊपर नीचे 8 से गुना कर लोगे तो कितना आएगा, 8 1 जा 80 आ जाएगा, और 88 जा 64, मतलब डिजिट सम 1 हो जाएगा। तो देखिए 8 डिजिट सम चाहिए था, तो 8 डिजिट सम हमारा आ गया ऑप्शन थर्ड में, है ना। ये थोड़ा लेंदी हो गया, बट बेसिक से समझने के लिए इतना तो दिखना ही पड़ेगा। आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट को देखिए क्या लिखा है, किसी वस्तु को 25% लाभ और 37.5% हानि में बेचने पर विक्रय मूल्य का अंतर 12.50 आता है। जब इस वस्तु को 12.5% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य कितना होगा। तो बड़े अच्छे से याद रखना, जब भी लाभ और हानि वाला वैल्यू दिया हो तो दोनों ऐड होते हैं, तो 25 और 37.5 कितना हो गया, ये 62.5। तो 62.5 का वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है 12.50, और हमें क्या करना है, अब इससे क्या करना है, तो 12.5% के लाभ पर बेचना है। तो 100 के ऊपर 12.5 मतलब कितना हो जाता है, तो 112.5 हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या होगा, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आपको आंसर आ जाएगा 62 अपॉन में 10 हो जाएगा, पॉइंट शिफ्ट होगा तो इंटू एक्स, राइट हैंड साइड में कितना है 12.50, है ना, इंटू कितना हो जाएगा 1125 अपॉन में 10, तो ये 10 और 10 तो बैलेंस हो गया, है ना। अब डिवाइड कर लीजिए, 5 का टेबल करिए, कितनी बार जाएगा 1 जा, है ना, फिर ये कितना आएगा 2 और ये 5 बार, है ना। इधर 5 का टेबल कितनी बार जाएगा, तो 25 बार, है ना, 250 हो गया। फिर 5 का टेबल कितना, 5 10 5 25, है ना, 25 बार। 5 का टेबल इधर 50 बार, है ना। इधर 25 का टेबल कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 1125 जो है 1125 का डबल, मतलब कितना आएगा, तो 2250 हमारा करेक्ट आंसर हो चुका है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 49, है ना, 49, फिर उसके बाद क्या है 62, 37, और 37 के बाद क्या दिया है 55, और एक्स का औसत। तो हमें औसत एवरेज ना, एवरेज निकालना है। तो एवरेज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एवरेज का फॉर्मूला होता है हमारा सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो एवरेज कितना अवेलेबल है 53, एवरेज दिया है 53। अब देखिए सम में क्या दिया है, तो नंबर्स देख लेते हैं कौन कौन से नंबर है, 49 प्लस 62, है ना, प्लस कितना है 37, प्लस कितना है तो 55, प्लस एक और नंबर दिया है एक्स, डिवाइड में नंबर्स होते हैं। तो नंबर्स देखते हैं कितने नंबर्स अवेलेबल है, तो 1 2 3 4 5, टोटल 5 नंबर्स अवेलेबल है। तो देखते हैं 5 आ गया। अब आप यहाँ पे चाहो तो डिजिट सम लगा सकते हो, कितना आएगा देखिए 5 और 3 5 और 3 8 हो जाएगा, 8 5 जा 40, तो 40 का डिजिट सम 4 हो गया। राइट हैंड साइड में देखते हैं कितना हो जाएगा, देखिए 9 तो बैलेंस हो जाता है ना, ये कितना आएगा 4, प्लस ये कितना होगा डिजिट सम कितना हो जाएगा इसका 6 और 2 8 हो जाएगा, है ना। इसका डिजिट सम कितना हो जाएगा 7 और 3 10, 10 बोले तो 1 हो जाएगा, है ना। ये कितना है 5 और 5 10, 10 मीन्स 1 हो जाएगा, है ना, प्लस एक्स हो गया। तो ये देखिए कितना है 4 तो यहाँ पे है, ये कितना हो रहा है देखिए 8, 8 और 4 कितना हो गया 12, 13 14, 14 का है तो 14 का मीन्स कितना हो गया, तो 14 मीन्स 5 हो गया, है ना, 14 मीन्स, है ना 5 हो गया। तो प्लस एक्स, अगर आप यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालना चाहते हो तो आप एक्स का वैल्यू करोगे 4 माइनस 5 मतलब -1, तो एक्स का वैल्यू -1। अब माइनस में तो आंसर होता ही नहीं है ना, अब कैसे -1 निकालेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप एक काम कर सकते थे, अगर आपको ऐसा कंफ्यूजन होता है तो 5 और 3 8 हो गया था, 8 5 जा 40, तो इसको थोड़ी देर के लिए 40 ही लिखो, 4 ना लिखकर 40 लिखो। अब 40 में से 5 गया तो कितना बचेगा 35 बचेगा, 35 इज नथिंग बट डिजिट सम कितना हो गया 8। अब बस ऑप्शन में चेक करना है कि डिजिट सम 8 कहाँ पर है, तो 5 और 6 कितना हो गया 11, 11 का 2 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 8 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर 4 में ही है। यहाँ आप कैलकुलेशन से बच जाओगे। जैसे देखिए -1 भी आया था, तो -1 से भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपका एडिशन, हमें पता है कि हम डिजिट सम में 9 को गायब करते हैं ना, 9 को कंसीडर नहीं करते, तो अगर -1 आ गया तो बस देख लेना है कितने का डिफरेंस है, वही आंसर रहेगा। होप आपको डिजिट सम से क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्या लिखा है, नीचे दिया गया वृत्ताकार 6 अलग अलग कंपनियों द्वारा किसी कार्यालय के प्रदत्त लैपटॉपों की संख्या को, मतलब ये दिखा, अगर आप ये नहीं भी पढ़ते हो तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा एमटीएस जैसे पेपर्स में, है ना, क्योंकि हाँ मैक्सिमम क्लूज नहीं होते। अब लिखा क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि कंपनी C6 द्वारा बनाए प्रदत्त लैपटॉपों के संगत कोण कितने डिग्री का है ना, कितने डिग्री का है। अब देखो दशमलव के एक स्थान तक बोला गया है ना, अप्रोक्सीमेशन की गई है, तो यहाँ पर दशमलव का एक ही पॉइंट निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन में डिजिट सम ना लगाओ तो अच्छा होगा, क्योंकि गलत आने के चांसेस होते हैं। देखिए 100% कितना होता है आपको पता होना चाहिए, 100% कितने डिग्री के बराबर होता है,
360 डिग्री के बराबर होता है ना। किसका पूछा है इसने, किसका पूछ लिया आपको, तो C6 का। C6 के पास है ये कितना है 11%, तो बोलोगे 11% कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 100x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 360 इंटू 11, है ना। तो 360 इंटू 11 से मल्टीप्लाई करना अगर आपको नहीं पता तो देखिए 11 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। कोई भी नंबर अगर है तो अगर 36 इंटू 11 बोला गया तो पहले 6 लिख लो एज इट इज, 6 लिख लीजिए, है ना। 6 और 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और फर्स्ट नंबर 3 एज इट इज लिखो, तो इसका मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा 3960 अपॉन में 100 है ही, 0 बैलेंस हो गया, मतलब आंसर क्या हो जाएगा 39.6। 39.6 मीन्स ऑप्शन सी, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य, है ना, अंकित मूल्य मीन्स होता है इंग्लिश में मार्क प्राइस, है ना। मार्क प्राइस कितना अवेलेबल है, तो मार्क प्राइस दिया है 2500। इसे क्रमशः 12% और 10% की दो क्रमिक छूटों पर दिया जाता है, छूट मतलब डिस्काउंट दिए हुए, है ना। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें, सेलिंग प्राइस निकालना है। देखिए 2500 की चीज है ना, 12% का डिस्काउंट, 12% मतलब 100 में से 12% गया तो कितना बच जाएगा 88 बच जाएगा अपॉन 100, है ना। इंटू 10% का डिस्काउंट मतलब कितना हो जाएगा 90/100। अब आप चाहो तो इसे काटते बैठिए या सीधा डिजिट सम अप्लाई कर लीजिए, है ना। अब डिजिट सम के लिए आपको ऑप्शंस भी जोड़ने पड़ेंगे, है ना। जैसे अगर मैं ऑप्शन जोड़ूँ तो देखो 8 और 1 9 कट जाएगा, 7 आएगा पहले का डिजिट सम, दूसरे का कितना 9 कट गया मतलब डिजिट सम आ जाएगा 2, है ना। फिर कितना हो गया देखिए ये कितना हो गया 13 और 14 मतलब कितना हो गया 5 हो गया, है ना। ये 9 तो कट गया, 8 और 9 कट गया, मतलब इसका जो 0 आएगा, 0 बोलो या फिर 9 बोलो, दोनों चीजें बोल सकते हो। अब इसका भी डिजिट सम देख लेते हैं कितना है 7, है ना। ये कितना आएगा 8 और 8 कितना होता है 16, 16 मतलब हो जाएगा 7, है ना। ये 9 लिखो ना लिखो फर्क ही नहीं। अच्छा एक चीज याद रखना कि मल्टीप्लीकेशन में 9 आ गया तो डिजिट सम 9 ही आता है। ये एक शॉर्टकट याद रख लेना कि मल्टीप्लीकेशन में जब भी 9 आ गया तो डिजिट सम 9 ही आएगा, भले इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना। तो आंसर 9 आने के लिए कौन सा है ऑप्शन 4th, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट, देखिए क्या लिखा है। महेश का वेतन सुमित के वेतन से इतना अधिक है। महेश और सुमित का वेतन, देखिए जब भी अधिक कम की बात हो ना तो सोच लेना डिफरेंस ही है, अधिक कम की बात हो तो क्या होगा डिफरेंस ही होगा। महेश और सुमित के वेतन का अनुपात कितना दिया है 7 और 4, तो सुमित का वेतन ज्ञात करें। देखो दोनों के में अधिक कम मतलब डिफरेंस होता है ना। तो डिफरेंस कितना दिया है 7 और 4 का, 7 और 4 का डिफरेंस 3 पार्ट का वैल्यू दिया है 12,000 रुपए, है ना। किसका निकालने बोला आपको सुमित का, तो सुमित का कितने पार्ट है 4 पार्ट, तो 4 पार्ट कितने हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे आंसर मिलेगा सीधा, ये 3 का टेबल 4 टाइम्स कटेगा मतलब 4 4 जा। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से डील करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन डील करने के लिए आपको बॉड मॉस पता होना चाहिए। बॉड मॉस क्या कहता है कि पहले ब्रैकेट डील करिए, फिर ओ मतलब ऑफ, जिसे हिंदी में हम का बोलते हैं, है ना। डिवीजन सॉल्व करिए, मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन और लास्ट में सब्ट्रैक्शन सॉल्व करिए। तो देखते हैं किस तरीके से होगा। देखिए डिवाइड के साइन को अगर मैं ऐसा अपॉन में लिखूँ तो फर्क नहीं पड़ेगा, 7 डिवाइड बाई 2 हो गया। फिर यहाँ पे क्या बचेगा माइनस, है ना। 3 ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन 7, है ना। डिवाइड का 4 मैं एज इट इज लिख सकता हूँ ऐसा। अब देखिए 2 डिवाइड के साइन है तो इसको पहले ऐसा ही लिखिए, है ना। ये कितना हो जाएगा ब्रैकेट में 2 डिवाइड बाय 5, है ना, मल्टीप्लीकेशन। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 डिवाइड बाय 8, है ना। फिर डिवाइड का साइन है, फिर कितना होगा तो 5 डिवाइड बाय 2 होगा, है ना। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर सकते हैं थोड़ा बहुत। देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 7/2, है ना। ये कितना हो जाएगा 7 3 जा 21 डिवाइड बाय 4, है ना। डिवाइड का साइन है। अब क्या कर सकते हो तो देखिए, है ना, ब्रैकेट कहाँ पे था, एक और ब्रैकेट मैंने मिस कर दिया, डिवाइड बाय 4, इसके बाद ना यहाँ पर पहले ब्रैकेट था, तो पहले मुझे इस ब्रैकेट को डील करना पड़ेगा। डिवाइड का साइन एज इट इज रखते हैं, है ना। ये कितना हो जाएगा 2/5 इंटू 25/8, है ना। अब ये डिवाइड का साइन अगर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा तो रिवर्स हो जाएगा, मतलब 2/5 हो जाएगा, है ना। चलिए इसको देखते हैं कितना हो जाएगा। 5 का टेबल 5 टाइम्स, इधर से 5 और 5 बैलेंस हो गया। ये 2 का टेबल 4 टाइम्स, तो यहाँ क्या बच रहा है 7/2, ब्रैकेट में है 21/4 डिवाइड, है ना। इधर क्या बचा है देखते हैं, तो उधर ऊपर में 2 का टेबल फिर से 2 टाइम्स, मतलब क्या बचेगा सिर्फ 1/2 बचेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या क्या बचा हुआ है हमारे पास टर्म। 7/2 बचा हुआ है, ब्रैकेट में है 21/4, टर्म रिवर्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/1 हो जाएगा, है ना। 2 का टेबल 2 बार, तो यहाँ से क्या क्या कटते हुए दिख रहा है आपको, कुछ तो मिस कर दिया मैंने, है ना। यहाँ माइनस का साइन था, है ना, यहाँ माइनस का साइन था। तो अब क्या बचा है हमारे पास, तो 7/2
-21/2 बचा हुआ है। तो बेस सेम है, 2 एक बार लिख लेते हैं। अच्छा 7 - 21 मतलब -14 बचेगा। 2 का टेबल कितने टाइम्स, तो -7 बार। तो आंसर क्या हो गया, -7, ऑप्शन बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अच्छा मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि DDMM के रूप में लिखे 2019 की माध्य तिथि क्या होगी, मीडियन डेट निकालनी है, वो आप याद भी रख लोगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है, एक कार 6 मिनट में 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो उसकी औसत गति किलोमीटर पर आवर में निकालिए। तो हमें स्पीड का फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना दिया है, 300 मीटर। टाइम अवेलेबल है 6 मिनट, है ना, 6 मिनट है ना, और ये क्या है, मीटर है। अब क्या करता हूँ मैं, तो 300 एज इट इज रखो। 1 मिनट इज नथिंग बट कितना होता है, 60 सेकंड होता है। तो मैं 6 गुना ये 1 मिनट की जगह 60 सेकंड में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये हो गया मीटर और सेकंड। तो जब भी मीटर पर सेकंड में वैल्यू हो और आपको किलोमीटर पर आवर में निकालना हो तो आप 18/5 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 18/5 से। मीटर पर सेकंड की वैल्यू को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए क्या करना होगा, 18/5 रखना होगा। मतलब कितना हो गया, 300 डिवाइड बाय 6 इंटू 60, है ना, इंटू क्या हो गया, 18/5। जैसे इसको डील कर लो, 0 और 0 बैलेंस हो गया। 5 का टेबल कितना, 6 टाइम्स, 6 और 6 भी बैलेंस हो गया। 6 का टेबल यहाँ पे कितनी बार, 3 टाइम्स। तो आंसर क्या हो गया, 3 किलोमीटर पर आवर, मतलब ऑप्शन बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा है, एक व्यक्ति अपने भोजन का 10% भोजन पर खर्च करता है, शेष भाग का 20% ईंधन पर खर्च करता है, यदि उसके पास इतना शेष हो। देखिए हिंदी वालों को जब भी शेष मिल जाए ना ऐसा वर्ड, तो एक ही लाइन में क्वेश्चन सॉल्व होता है। समझिए उसके पास x पैसे हो गए, है ना, 10% उसने खर्च कर दिया, फिर बोला है शेष। शेष मतलब रिमेनिंग अमाउंट जो बात चल रही है। देखिए 10% खर्च कर दिया मतलब क्या, 90 बच गया उसके पास, तो 90 लिख लो, है ना। फिर उसके बाद क्या किया उसने, 20% फिर से खर्च कर दिया, तो कितना बचेगा, 80 बचेगा। और एट द एंड कितना बच रहा है उसके पास, तो देखिए 4680 एट द एंड बच रहा है। अब बस इसे कट कर लो, 0 0 बैलेंस हो गया, ये भी 0 बैलेंस हो गया, है ना। 9 का टेबल कितनी बार जाएगा, 9 5 जा 45, 9 2 जा 80, है ना। फिर सॉरी, हाँ बराबर है, 9 5 जा 45, 9 2 जा 18, और ये कितना बार जाएगा, देखिए 8 का टेबल, तो 8 6 जा 48, फिर 8 5 जा 40, और यहाँ से 2 0 और मिल जाएंगे। तो x का वैल्यू कितना हो गया, 6500। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है। देखो शांत जल में नाव की गति, है ना, शांत जल में नाव की गति 8 किलोमीटर पर आवर है। धारा की गति, है ना, और प्रतिकूल जाने में, प्रतिकूल का मतलब हो गया अपोजिट डायरेक्शन की बात चल रही है ना, अपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो आपको अगर नहीं पता तो देखिए, अगर मैं बात करूँ, ये मेरा, है ना, ये नदी हो गई। नदी में अगर कोई भी नाव नाव अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है और पानी भी सेम डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है तो नाव की स्पीड इंक्रीज होगी, है ना, नाव की स्पीड ज्यादा रहेगी। बट वही अगर नदी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है और नाव इस डायरेक्शन, सेम अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रही है, तो नाव को पानी क्या करेगा, अपोज करेगा, मतलब स्पीड कम हो जाएगी। अब ये अपोजिट कर रहा है मतलब स्पीड क्या होगी, अपोज करेगी। तो एक जगह 8 की स्पीड है, नाव की स्पीड 8 है और जल की स्पीड 2 है, मतलब अपोज होगा। तो 8 और 2 का डिफरेंस कितना है, 6, है ना, किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस नहीं पता, टाइम कितना दिया, 2 घंटे, तो डिस्टेंस का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 2 12, है ना, तो 12 किलोमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। यही अगर प्रतिकूल की जगह अनुकूल लिखा होता, अनुकूल मतलब सेम डायरेक्शन लिखा होता, तो हमारी स्पीड जो है वो ऐड हो जाती थी। देखते हैं नेक्स्ट, लिखा हुआ है एक समचतुर्भुज। समचतुर्भुज मतलब होता है हमारा रोम्बस, है ना, समचतुर्भुज मीन्स होता है रोम्बस। तो देखिए क्या लिखा है, एक रोम्बस। अब रोम्बस की चारों भुजाएं समान होती है ना, तो मैंने बना लिया एक समचतुर्भुज रोम्बस बना लिया, ठीक है। एक विकर्ण की लंबाई 6 है ना, इसमें से एक डायगोनल बनाया जिसकी लंबाई कितनी है, 6, और परिमाप दिया है 20। पेरीमीटर मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड। तो रोम्बस की चारों भुजाएं समान होती है, मतलब 4a का वैल्यू दिया है 20, इट मीन्स a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना, a का वैल्यू 5 होगा। भुजाएं हमको सारी की सारी मिल गई है, कितना, 5 मिल चुका है ना। एक विकर्ण दिया है 6 और दूसरा विकर्ण आपको पूछा गया, तो क्या करो, अगर यहाँ से ऐसा एक दूसरा विकर्ण भी मैंने ड्रॉ कर दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं, रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं। रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को कितने डिग्री पर कट करते हैं, 90। अब एक डायगोनल 6 था, तो ये हाफ में कितना हो जाएगा, 3। हमें पता है कि 3 4 5 का एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, तो 3 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, 4। मतलब सेकंड डायगोनल कितना होगा, ये 4 है, तो इधर भी 4 रहेगा, मतलब 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8। सेकंड डायगोनल हो जाएगा 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है। अच्छा इस क्वेश्चन को डायरेक्ट
देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। एक कंपनी C1 और C3 के लैपटॉपों की संख्या का अनुपात। तो देखिए प्रतिशत में निकालो, डिग्री में निकालो, है ना, या सीधा वैल्यूज में निकालो, रेशियो हमेशा सेम ही होते हैं। याद रखना रेशियो जो रहेगा वो सेम ही मिलने वाले हैं। तो C1 और C3, C1 कितना दिया है देखो, तो C1 का वैल्यू 12 दिया है, C1 का वैल्यू दिया है 12, और पूछा है C3 कितना दिया है 18। तो रेशियो निकालोगे तो कितनी बढ़ जाएगा 2 3, है ना, 6 का डबल 2 टाइम, 6 का डबल 3 टाइम, तो 2 3 का रेशियो, मतलब ऑप्शन थर्ड। देखिए नेक्स्ट, कोई व्यक्ति 2 वर्षों के लिए, है ना, 2 वर्षों के लिए, समय दिया है 2 वर्ष, क्वेश्चन नंबर 15 ना, प्रिंसिपल जमा कर रहा है 500 रुपए। फिर लिखा है 5 वर्षों के लिए, मतलब समय दिया है 5 वर्ष और प्रिंसिपल दे रहा है 600 रुपए। फिर दिया समय दिया है 6 वर्ष और प्रिंसिपल दिया है कितना, 1000 रुपए। सभी को साधारण बैच पर निवेश करता है। तो साधारण बैच एसआई का फॉर्मूला तो पता ही है आप लोगों को, क्या होगा, PRT/100। एसआई का फॉर्मूला होता है PRT/100। साधारण बैच पर जमा करता है, यदि कुल 1000 रुपए साधारण बैच प्राप्त करता हो, कितना प्राप्त कर रहा है वो, कुल 1000 रुपए साधारण बैच प्राप्त करता हो, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। तो आप सीधा देखिए, टोटल एसआई मिल रहा है उसे 1000 रुपए, प्रिंसिपल पहले 500 रुपए थे 2 सालों के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं पता, है ना। फिर क्या हो रहा है देखिए, फिर क्या कर रहा है, तो वो कर रहा है अपना 600 रुपीज 5 वर्षों के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर भी नहीं पता क्या होने वाला है, प्लस अब क्या करने वाला है, वो 1000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहा है 6 वर्षों के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रहा था, 0 0 बैलेंस हो गया, यहाँ से भी 0 बैलेंस हो गया, यहाँ से भी 0 बैलेंस हो गया, तो 1000 = है ना, ये कितना आएगा, 5 2 10R, प्लस कितना होगा, है ना, 6 5 30R, प्लस कितना हो जाएगा, ये 6 10 60R। तो ये क्या हो रहा है अपना 1000 = ये कितना हो जाएगा 40 और ये 60, मतलब 100R, 2 0 बैलेंस हो गया, तो R का वैल्यू कितना निकल गया 10%। तो आप जब भी अलग अलग बैच हो तो उनको जोड़ सकते हो, अगर टोटल बैच अवेलेबल है, टोटल एसआई अवेलेबल है। देखिए 20 दिया है, फिर लिखा है 12 सोने के सिक्के, इनका एवरेज वेट 35 ग्राम दिया है, और आपको सभी का निकालना है। तो टोटल वैल्यूज कितनी हो गई, 8 और 12, टोटल मिलाकर हमारे पास 20 वैल्यूज हो गई। अब चाहो तो आप इसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो या फिर डिजिट सम का इस्तेमाल कर लीजिए। तो कितना आएगा 8 2 6, ये कितना आएगा 8 2 16, मतलब डिजिट सम 7 हो गया, प्लस कितना आएगा यहाँ से 3 और ये 8, तो कितना आएगा 8 3 24, मतलब 24 का डिजिट सम 6 हो गया, और यहाँ से हो गया 2, तो कितना हो रहा है ये देखिए, तो कितना हो गया ये 13 मतलब 4 डिवाइड बाई 2, 2 का टेबल कितनी बार कटेगा 2 टाइम्स, मतलब डिजिट सम कितना आ रहा है 2। अब ऑप्शन में देखते हैं, डिजिट सम इसका 7 हो जाएगा, 9 तो बैलेंस हो जाता है, मतलब 2 आएगा, इसका 3 आएगा, इसका 4 आएगा, तो डिजिट सम 2 केवल ऑप्शन सेकंड में मिल पा रहा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, लिखा हुआ है किसी वस्तु को 15% लाभ पर 1725 में बेचा जाता है, यदि 15% हानि पर बेचा जाता तो विक्रय मूल्य क्या होता। देखो 15% लाभ मतलब हो जाएगा 115 पे बेच रहे हो तो कितना आएगा 1725, है ना। फिर लिखा है इसे 15% हानि पर, 15% हानि का मतलब हो जाएगा 85, तो 85 पर इसके साथ क्या होगा, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा। अब आप चाहो तो डिजिट सम का इस्तेमाल कर सकते हो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम होती है तो, ठीक है। कितना हो जाएगा देखो 5 6 7, तो डिजिट सम 7 हो गया, है ना, इंटू एक्स, राइट हैंड साइड में 8 और 5 कितना 13, 13 मीन्स 4, है ना। ये कितना हो जाएगा 7 और 2 9 तो कट जाता है, 5 और 1 6 हो जाएगा, है ना। तो 7 इंटू एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 6 4 जा 24 मतलब 6, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा 6/7। जब अपॉन में 7 होता है तो इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, है ना। तो ये तो 7 4 जा 28, 28 मतलब 1 हो जाएगा, 6 4 जा 6 चौक 24, 24 मतलब कितना हो जाएगा तो 6। तो डिजिट सम करके कितना आंसर आना चाहिए, 6 आना चाहिए। पहले ही ऑप्शन को देखते हैं, तो देखो 7 और 2 9 कट गया, 5 और 1 6, सीधा यही पे हमें आंसर मिल चुका है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है किसी वर्ग की भुजा, वर्ग मतलब स्क्वायर, है ना, किसी स्क्वायर की भुजा कितनी दी है, स्क्वायर की भुजा दी है 6 सेंटीमीटर, वर्ग के अंदर बनने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। तो एक स्क्वायर है ना, अब स्क्वायर का भुजा दो दी है ना, साइड दी है 6 सेंटीमीटर, और इसके अंदर हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है, इसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो अब सर्कल का कैसे निकालोगे, तो ध्यान देखना कि सर्कल के बारे में फाइंड करने के लिए सर्कल का जो रेडियस रहेगा, रेडियस होता है अंदर जब भी बनेगा तब क्या होगा, तो ये भुजा का आधा होता है। तो भुजा यहाँ पर एक कितना दिया है, साइड कितनी दी है 6, तो रेडियस क्या हो जाएगा 6 का आधा, मतलब रेडियस हो जाएगा 3। और क्या निकालना है हमें, क्षेत्रफल, तो एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया होता है
पाई आर स्क्वायर, है ना। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया। पाई का वैल्यू है 22/7, है ना। आर कितना दिया है हमारे पास 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, है ना। तो कितना आएगा 22/7 इंटू 9, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 198/7 हमारा आंसर आ जाएगा, मीन्स ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है ए अकेला किसी काम को 30 दिन में कर सकता है ना। ए अकेला किसी काम को 30 डेज में कर सकता है। बी अकेला उस काम को 40 डेज में कर सकता है। यदि ए से शुरू करते हुए एकांतर, एकांतर मतलब होता है अल्टरनेट डेज में काम करे तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा, और दशमलव में निकालना है हमें आंसर, है ना। ऑप्शन भी देख लो तो 34, 32, 16, 17, थोड़े दूर दूर ऑप्शन है ना। अगर दो मिल गए तो समझ में आ जाएगा। पहले देखो बेसिक के लिए क्या होता है, इनका एलसीएम निकाल लो, तो कितना आएगा इनका एलसीएम, है ना, 120 हो जाएगा, है ना। 120 निकाल लोगे कितनी बार जाएगा, 4 टाइम्स, ये 3 टाइम्स। मतलब देखिए फर्स्ट डे अगर ए आता है तो वो कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। सेकेंड डे, है ना, सेकेंड डे अगर बी आता है तो बी कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। तो 4 और 3 कितना, 7 काम हो गया, है ना। मतलब आप बोल सकते हो कि 2 दिन में कितना काम किए इन्होंने, 7 काम किए। तो आप क्या करिए, अप्रोक्सीमेशन में ही आंसर निकाल लो। अप्रोक्सीमेशन में 7 दिन में, अब टोटल 120 काम कराना, तो मैं लेता हूँ 120 काम कितने दिन में करेंगे, तो कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 240 डिवाइड बाय 7, है ना। 240 को 7 से डिवाइड करिए, कितना हो जाएगा 240 डिवाइड बाय 7। देखिए मैं जान के यहाँ पे लिखता हूँ क्योंकि हम लोग एमटीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ आप लोग पूरा बेसिक से अच्छे से सारी चीज़ों को समझ पाओ, है ना। कितना आएगा 7 3 जा 21, मतलब कंफर्म है 3 वाला ही आंसर होगा ये, या फिर ये होगा, है ना। यहाँ से 3 बच गया, यहाँ पे 0, कितना आएगा 7 4 जा 28। जैसे ही 4 दिख गया समझ में आ गया 34 होगा, आगे पॉइंट में निकालने की जरूरत ही नहीं, ऑप्शन ए। समझ रहे हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लिखा है यदि कोई राशि चक्रवर्ती ब्याज की समान दर से 2 वर्ष पश्चात 4,000 हो जाती है, तो 4 वर्ष पश्चात 6,000 हो जाती है, तो वह राशि ज्ञात करे, है ना। वो राशि किस तरीके से निकालोगे। देखो क्या लिखा है कि 4 वर्ष में कितनी हो जा रही है, वो 4 वर्षों में हो जाता है 6,000, और 2 वर्षों में कितना हो जाता है 4,000। ठीक है, अब हमें वो राशि कैलकुलेट करनी है। अब इस राशि को निकालने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। पहले तो हमें अमाउंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अमाउंट का फॉर्मूला होता है P1 प्लस R डिवाइड बाय 100 पावर n। अब देखिए 4 साल में कितना हो रहा है, वो अमाउंट हो रहा है 6,000 रुपये। प्रिंसिपल तो नहीं पता, लेकिन 1 प्लस R भी नहीं पता, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं पता अपॉन 100। समय कितना दिया 4 वर्ष। दूसरा रिलेशन देखिए, अगर मैं दूसरा 4,000 पुट करता हूँ तो प्रिंसिपल नहीं पता, लेकिन 1 प्लस R बाय 100, है ना। समय दिया है कितना 2 वर्ष। ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करना होगा। जब आप डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा 6,000, डिवाइड में क्या मिलेगा इधर 4,000, है ना। अपॉन में क्या मिलेगा, जब डिवाइड करोगे तो देखिए P और P तो कैंसिल हो जाएगा। ये 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 पावर मिलेगा सिर्फ, तो क्या मिलेगा 1 प्लस R डिवाइड बाय 100 पावर 2, है ना। ये कितना कट गया, ये मिल गया हमें 3/2, तो 3/2 मिल गया। ये वैल्यू मिल गया हमें 1 प्लस R डिवाइड बाय 100 पावर 2 का। तो इक्वेशन ये वाला वैल्यू इक्वेशन 2 में प्लेस कर लेना, आप लोगों को P का वैल्यू मिल जाएगा। मतलब इक्वेशन 2 में प्लेस करोगे तो कितना आ जाएगा 4,000 इक्वल्स टू कितना है P, है ना। 1 प्लस R बाय 100 पावर 2 का वैल्यू कितना दिया है 3/2, तो 2 इधर जाएगा तो कितना आएगा 8,000, है ना। इधर से 3P हो जाएगा, 3 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा 3 2 जा 6, है ना। फिर 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, ये सिनेरियो चलेगा। जैसे आपको 266 दिख गया, समझ में आ गया कि आंसर ऑप्शन बी होगा, मतलब सेकेंड ऑप्शन होगा। देखते हैं नेक्स्ट 21। देखिए 21 में क्या लिखा है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए बॉडमॉस का फॉलो करना पड़ेगा। 3/4 ऑफ मतलब क्या होता है ना। देखिए इसको ब्रैकेट को सोल्व करोगे तो 1/3, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलने के लिए 2/1 हो जाएगा, प्लस साइन है ना। ब्रैकेट सॉल्व होता है तो इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 लिखोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 5 2 जा 10, 10 में से 2 गया मतलब कितना रहेगा 8/5, है ना। मल्टीप्लाई में क्या है, तो मल्टीप्लाई में है 3/2 प्लस दिया है 2/3। अब सॉल्व करिए, यहाँ से क्या क्या करते हुए दिखा। देखो मल्टीप्लाई का साइन है तो ब्रैकेट लिखूँ ना लिखूँ फर्क ही नहीं पड़ेगा। 3 और 3 बैलेंस हो गया, 2 का टेबल 2 टाइम्स, मतलब यहाँ से मिल गया 1/2। अच्छा प्लस फिर यहाँ पे देखिए 2 का टेबल कितनी बार 4 टाइम्स, तो कितना हो गया 4 3 जा 12 डिवाइड बाय 5, प्लस कितना है तो 2/3, है ना। इस तरीके से क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, अभी इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। तो 5 15 15 दूनी 30, मतलब 30 एलसीएम आ गया। तो 30 हर किसी के साथ लिख लीजिए, है ना। 30 जैसे ही लिखोगे तो पता चल गया 20 में एक बार 30 आने वाला है ना। 2 का टेबल यहाँ पे कितनी बार 15 बार, तो
15 हो गया, है ना, प्लस यहाँ से कितना 30 हर किसी के हाथ लिख लिया ना, 5 का टेबल 6 टाइम, तो 12 6 जा कितना 72, प्लस ये कितना 3 का टेबल 10 टाइम्स, तो कितना आएगा 2 10 जा 20। जब आप जोड़ लोगे पूरा तो आपका आ जाएगा 107/30, जो कि चलिए देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। ए और बी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। फिर लिखा हुआ है बी और सी उस काम को 25 दिन में कर सकते हैं। फिर लिखा है सी और ए उस काम को 15 दिन में कर सकते हैं। तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो तीनों का एलसीएम होता है 300, है ना। जब आप डिवाइड करोगे तो ये कितनी बार जाएगा 15 टाइम्स, ये जाएगा 12 टाइम्स और ये जाएगा 20 टाइम्स, है ना। देखिए आपको ए 2 बार दिख रहा होगा, बी भी 2 टाइम्स दिख रहा है और सी भी 2 टाइम्स दिख रहा है। जब आप तीनों को ऐड करोगे तो 2 ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कितना हो रहा है ये देखिए, तो 35 और कितना हो गया 47, है ना। तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 47/2। आपको किसका वैल्यू निकालने के लिए कहा उसने, a अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो देखिए b और c का वैल्यू कितना निकला है, b और c का वैल्यू 12, तो क्या करिए a प्लस बी और सी की जगह 12 पुट कर लो, तो 47/2। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से 47/2 माइनस 12/1 लिख सकते हो। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना हो जाएगा 47, है ना, माइनस कितना है 24, है ना, 2 जा 2, तो a का वैल्यू हो जाएगा हमारा कितना, तो 3, है ना, 23/2। तो जो आंसर निकलेगा आपका, आंसर किस तरीके से निकलेगा, हमें बताना है कि a अकेला पूरे काम को कितने दिन में करेगा। तो 300 काम है ना, a की कैपेसिटी कितनी निकली 23, डिवाइड का 2 ऊपर जाएगा, मतलब आंसर हो जाएगा 600/23। 600/23 मीन्स ऑप्शन सेकंड। देख परसेंट वैल्यू दिया है हमारे पास 3800। फिर आपको बोला है C2 और C5 के अंतर निकालिए। तो C2 और C5 देखो तो कितना अंतर है ना, कितना दिख रहा है आपको, इधर से 7 और 2 9 का अंतर दिख रहा है ना, 9 का डिफरेंस है, ठीक है। तो 9 कितना होगा, तो अब बस इसको देखिए 20 बैलेंस हो गए। x का वैल्यू कितना हो जाएगा 38 × 9, तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 72 7 हो जाएगा, फिर 27 और ये कितना हो जाएगा 34, मतलब होगा 342। 3 + y + z 400 दिया है, x y z का रेशो 1:1:2 दिया है ना। तो देखिए रेशो में एग्जैक्ट वैल्यू होती नहीं, तो टोटल 1 2 3 4 पार्ट का वैल्यू कितना दिया है 400। किसका पूछा है आपको, z का मान, तो z कितना पार्ट है 2 पार्ट, तो 2 पार्ट कितने के बराबर होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 200, है ना। इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा 200। और एमटीएस के पेपर्स का डिस्कशन चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।